हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें आज चर्चा करने जा रहे हैं सूफी आंदोलन को लेकर के। यानी कि जो पिछली क्लास हम लोगों ने ये स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था भक्ति आंदोलन को लेकर के। आज हम इसमें बात कर रहे हैं सूफी आंदोलन को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सूफी भक्ति आंदोलन का ये टॉपिक आप लोगों का इसी के साथ कवर हो जाएगा और सारे कंसेप्ट भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और बताइए कि क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए, देन फिर उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है इसके अंतर्गत, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और वो टॉपिक है प्रमुख सूफी संप्रदाय और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें हम सभी डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आज का क्वेश्चन है, प्रमुख सूफी संप्रदायों की चर्चा करते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। यानी कि हम इसमें अगर क्वेश्चन के अंदर देखें तो दो चीजें इस पर चर्चा की गई है। एक, प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं उनकी चर्चा, यानी कि प्रमुख सूफी संप्रदाय, और दूसरी उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इन दो चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एक, प्रमुख सूफी संप्रदायों के बारे में बात बतानी है। सूफी संप्रदाय, और हमें बात करनी है इसकी विशेषताओं की, कि इन सभी की अपनी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जो बात करेंगे वो ये है कि आखिर सूफी संप्रदाय होते क्या हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो डिमांड यहां के अनुसार है, लेकिन बात आती है कि सूफी संप्रदाय किसे कहते हैं या सूफी किसे कहते हैं, यह भी थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना चाहिए, तब जाकर के हम कुछ अलग कर पाएंगे। साधारण तौर पर सूफी संप्रदाय को मान के चलिएगा, ये इस्लाम का वह रूप है जो उसकी रहस्यवादी बातें हैं या इस्लाम की जो गूढ़ भरी बातें हैं, जिनमें गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं या उसके गहराई की बातें, उनको साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से व्याख्या करता है और उदार रूप से व्याख्या करता है, यानी कि रूढ़िवादी तौर पर इसको आगे नहीं बढ़ाता। यानी कि हम कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय जो है बेसिकली क्या है, इस्लाम की उदार व्याख्या करने वाला एक संप्रदाय है, या उस कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एक समूह के तौर पर हैं। उनकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो सूफी शब्द जो है, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था कूफा उल हाजिम ने। ध्यान रखिएगा, इस शब्द का पहला प्रयोग, शब्द एक व्यक्ति हैं बसरा में, कूफा उल हाजिम, उन्होंने इस शब्द का पहला प्रयोग किया है जो बताया जाता है। लेकिन बेसिकली अगर हम इसके परिचय की बात करें कि इसका अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ कई सारे हैं। दो तीन इसके अर्थों की चर्चा की गई है। एक, उदार रहस्यवादी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र, यानी कि ये अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र, यानी कि पवित्रता, यानी कि प्योर। एक तो यह माना गया है कि पवित्र है वही सूफी है, ठीक है ना। यानी कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो अंदर से पवित्र है, वही सूफी है, यह कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह यूनानी शब्द है, कुछ लोग कहते हैं कि यह क्या है, एक यूनानी शब्द जिसका अर्थ है निरंतर घूमने वाले लोग, निरंतर घूमने वाले लोग, जो लगातार घूमते फिरते रहते हैं, उन लोगों को कहा जाता है सूफी, या सूफिया से बना हुआ शब्द है, उससे को हम मानते हैं। और तीसरा शब्द है जो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं ईरान के,
तीसरा शब्द है ईरान के संदर्भ में माना जाता है जो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। ऊनी वस्त्र धारण करने वाले, निरंतर घूमने वाले या पवित्र कार्य करने वाले लोगों को अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। तो इसका मतलब ये निकल करके आता है। लेकिन बात आती है कि आखिर ये कंसेप्ट आया ही क्यों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूफी और भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आप सभी लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इतिहास पढ़ाऊं और उसमें जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करूं। ये मेरी हमेशा से आप लोगों के लिए प्रयास रहा है और वही प्रयास यूपीएससी चाहता भी है। ध्यान रखना, यूपीएससी भी वही चाहता है कि आप सभी लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों, और इतिहास कभी भी फैक्चुअल चीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है जो आप लोगों को समझना है कि आप सभी लोग जो चाहते हैं कि 2025-2026 में एक बेहतरीन रैंक लेकर के आएं, तो उनके लिए ऑप्शनल में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, कम से कम 300 500 में से। और ये ऑप्शनल में इतने नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं, विशेषकर इतिहास में। इसीलिए प्रतिज्ञा बैच 2 आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है और इसकी जो डेट है 20 अगस्त से है, दोपहर में 1 बजे। ध्यान रखना। और इसकी जो फीस है वो 14,999 है। एम के लाइव कोड को लगाने के बाद है। अगर इस कोड को लगाएंगे तो हो सकता है कि इसमें से 1,500 रुपए आपके और कम हो जाए। इसमें क्लास और टेस्ट सीरीज ये तो है ही है, साथ के साथ डेली आंसर राइटिंग, डेली कॉपी चेक करके आप लोगों को उपलब्ध कराना, साथ के साथ आप लोगों के प्रीवियस ईयर के 40 साल के प्रश्नों का संग्रह देकर के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देना। ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं, यानी कि विद मटेरियल। और किताब आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता सिवाय एनसीईआरटी के। बाकी मेरे नोट्स और क्लास सफिशिएंट है आपको इतने नंबर लाने के लिए। और एक चीज और आपको बता दूं कि प्रतिज्ञा बैच 2 जो स्टार्ट हो रहा है उसकी एक नई और खास बात यह है कि सभी टीचर्स जो पढ़ाते हैं ऑप्शनल, या सभी लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। लेकिन मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाना पसंद करता हूं, जिससे कि आप लोगों के लिए इतिहास आसान हो जाए और एक सही चीज की जानकारी मिले। अब कहोगे ये 2 पोर्शन कौन से हैं? बट डियर, 2 पोर्शन वो हैं, एक है दक्षिण भारत का इतिहास, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में जो कुछ भी आपके दक्षिण भारत में घटित हुआ है वो एक साथ अलग से, यानी कि वो उसकी क्लास में अलग से लेता हूं, जिससे कि दक्षिण भारत के इतिहास का जो विकास क्रम है, उसमें जो बदलाव हैं, उसके जो कंसेप्ट है आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, तभी तो अच्छा आंसर लिख पाओगे। और दूसरा एक नया पोर्शन और भी है, वो है आपकी कला संस्कृति। कला संस्कृति भी मैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में तीनों में अलग अलग पोर्शन में नहीं पढ़ाता, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जीएस के हिसाब से भी और कंसेप्ट के हिसाब से भी कला संस्कृति को बिल्कुल शुरू से, पाषाण काल से स्टार्ट करें और आधुनिक काल तक उसको लेकर के आए। एक अलग पोर्शन, उसका किसी भी कालखंड से कोई लेना देना नहीं, बल्कि कला संस्कृति के विकास का क्रम हम लोग समझने की कोशिश करें, तभी हम किसी भी अच्छे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और मेरे इतने अच्छे मार्क्स लाने का बहुत बड़ा कारण यही है, और यही कारण है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे मार्क्स दिलवा सकता हूं। ध्यान रखिएगा। इसलिए कला संस्कृति को मैं अलग से पढ़ाना पसंद करता हूं। तो 2 मैंने नए टॉपिक इसमें ऐड किए हैं अलग से। तो एंशिएंट, मिडिवल, पॉलिटिकल, कल्चर, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल वो अलग रहेगा ही रहेगा, साउथ इंडिया अलग रहेगा, और कल्चरल पोर्शन अलग रहेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री वो अलग रहेगी। इस तरीके से 6 पार्ट में मैं डिवाइड करके पढ़ाता हूं। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, इतिहास बहुत ही स्टैटिक है, जिसमें करंट अपडेट नहीं करना है। एक बार पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन करिए और अपनी भाषा में आंसर लिख करके आइए, नंबर आपके चुटकी बजा करके आ जाएंगे।
ये मैं एश्योर कर रहा हूं। तो जल्दी कीजिएगा और इसमें ध्यान रखना MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, वरना डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलना है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, यानी कि मेल आईडी और टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट होता है तो। लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल, कंटेंट वगैरह मिलता रहे आप लोगों को, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम का बारकोड है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम इसके सूफी आंदोलन की विशेषताएं और इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे सूफी आंदोलन की उत्पत्ति को लेकर के, आखिर ये उद्भव कहां हुआ, तब तो हम बता पाएंगे। देखिए, इसके उद्भव को लेकर माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है ईरान में। ईरान में जब आपका थोड़ा सा कट्टरपंथी प्रभाव बढ़ा, तो उसमें इस्लाम के उपदेशों की उदार और रहस्यवादी बातों को, कट्टरवादी और रहस्यवादी बातों को उदार तौर पर समझाने की कोशिश की गई। तो इसकी उत्पत्ति का कंसेप्ट आपके ईरान से है, इसीलिए ईरान को सूफी आंदोलन का उद्भव वाला देश माना जाता है, ठीक है ना। वहां से, जिससे कि वहां की सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि वहां पर जब कट्टरपंथी लोग अपनी कट्टरपंथी बातों को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, तो उसी के बिहाफ पर कुछ जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उन सारी चीजों की उदार व्याख्या करके लोगों को सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी उत्पत्ति का कंसेप्ट वहां पर है। जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इस्लाम में कभी भी कोई भी भेदभाव, ठीक है ना, या छुआछूत, असमानता, इन सब की बातें नहीं की जाती। क्योंकि इस्लाम समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। और ऐसे में अगर सोचिएगा, उस तरह के क्षेत्रों में गैर अरबी मूल के जो मुसलमान हैं या अन्य लोग हैं, उनसे भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, ये इस्लाम के वास्तविक नियमों के खिलाफ होगा कि अरबी और गैर अरबी लोग कौन कौन हैं। वहीं से ये निकल के आया कि अब जो परंपरा फैल रही है, गैर अरबी लोगों से नफरत की जा रही है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब जाकर के इन सूफी संतों ने, इस तरह के संतों ने अपने विचारों को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और जब प्रचार प्रसार किया, तो यही सूफी संतों की एक परंपरा, उनकी श्रृंखला शुरू हो गई। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसमें भी कंडीशन ये है कि सूफी परंपरा या सूफी जो संत होते हैं, सूफी संप्रदाय होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं बाशरा, जिन्हें कहते हैं, और एक होते हैं बेसरा। बासरा और बेसरा। बासरा का मतलब होता है सिंपल सा, वो लोग जो शरीयत को मानते हैं, शरीयत यानी कि इस्लामिक जो परंपरा है, कानून है, उसको, शरीयत में विश्वास करते हैं। और बेशरा वो लोग जो शरीयत में विश्वास नहीं करते, नहीं करते, ठीक है ना। और भारत में जितने भी आपके सूफी संप्रदाय हैं भारत में, वह सभी के सभी बासरा में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? बासरा में। यानी कि वो विश्वास करते हैं कि शरीयत के जो नियम है, शरीयत की जो परंपरा है, जो ओरिजिनल शरीयत है, जो ओरिजिनल शरीयत के, जिन्होंने बाद में बदल दिया उनको नहीं, जो ओरिजिनल शरीयत है उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है ना। बासरा में, चाहे वो चिश्ती संप्रदाय हो, चाहे सोहरावर्दी हो, या कोई और भी हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हैं। और इस संदर्भ में बात किया जाए तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी एक किताब है आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल की किताब है, आईने अकबरी। इसमें कहा गया है कि भारत में 14 सूफी सिलसिले थे, 14 सूफी
सिलसिले थे भारत में, ठीक है ना। लेकिन कुल मिलाकर के कुछ एक ही हमको जानकारी मिलती है, ज्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती, 7-8 हैं। और अब इसको आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए, इसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना। एक एक करके उनके आप लिख सकते हैं कि किन किन उस पर दिया गया। तो नंबर 1 है आपका चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती। और इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। बाकी इसके और भी इसके फॉलोअर हैं, सारी चीजें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हम बात करें तो दूसरे हैं सोहरावर्दी, सोहरावर्दी। सोहरावर्दी के संस्थापक कौन हैं? वो है बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है ना। तीसरे हैं आपके सत्तारी, सॉरी फिरदौसी, ठीक है ना। फिरदौसी के संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन। इनको मैचिंग के तौर पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है सत्तारी, ठीक है ना। सत्तारी के संस्थापक हैं शेख अब्दुल्ला सत्तारी, शेख अब्दुल्ला सत्तारी। पांचवें हैं नक्शबंदी, जियाउद्दीन नक्शबंदी कहते हैं इनको, नक्शबंदी। और इसके संस्थापक हैं बहाउद्दीन नक्शबंद, बहाउद्दीन नक्शबंद कहते हैं। और इसके अलावा एक छोटे मोटे और भी मिल जाते हैं, छोटे मोटे जिन्हें कहते हैं कादरी हैं, कलंदरी हैं, रोशनियां हैं, ठीक है ना। तो 4-5 ये हो गए। छठा कादरी है। कादरी के संस्थापक आपके माने जाते हैं कादिर जिलानी, ठीक है ना, कादिर जिलानी। सातवां जो है वो है आपका कलंदरी, कलंदरी। और आठवां है रोशनिया संप्रदाय, रोशनिया संप्रदाय। बयाजिद अंसारी, बयाजिद अंसारी, ठीक है ना। इनके जो क्या कहते हैं आपके कलंदरी है, इसके बारे में ज्यादा नहीं मिलता हमको, क्योंकि इसके जो संत होते हैं किसी एक जगह पर नहीं रुकते, बल्कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इसके बारे में कोई विशेष ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। ये घुमक्कड़ होते हैं। अब बात आती है कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका रोशनिया संप्रदाय है ये बहुत ही उदार है। इसी रोशनिया संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति हैं मियां मीर, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने ही अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, जिसे हम हरमिंदर कहते हैं, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, इन्होंने ही रखी थी, ठीक है ना। कलंदरी जो है बेसिकली घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। यह इस्लाम का पालन प्रॉपर नहीं करते, ध्यान रखना, ये प्रॉपर इस्लाम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनका कोई गुरु नहीं होता, इनका कोई संगठन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इनका कोई संगठन नहीं होता, ये गुरु नहीं मानते, और इस तरीके से ये घूमते रहते। यही वजह है कि इनके किसी भी संत का, इन सब चीजों का नाम हमको नहीं मिलता, ठीक है ना। और आपके जो कादरी हैं ये आपके उदार और
रूढ़िवादी दोनों प्रवृत्ति के इसकी विचारधारा है, दोनों प्रवृत्ति के इसके गुरु इसमें मिलते हैं। गुरु को कहते हैं पीर, और इसमें पीर मुरीदी परंपरा आपके सूफियों में हमेशा से रहती है। पीर मुरीदी परंपरा ध्यान रखिएगा। तो ये रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों प्रकार के हैं। ये कुछ मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करें तो नक्शबंदी की, बहाउद्दीन नक्शबंद ये है, ठीक है ना। ये भी आपके सूफी संतरे की सिलसिले की तरह बिल्कुल उदार प्रवृत्ति के हैं। और ध्यान रखना, इस नक्शबंदी परंपरा को बाबर ने बढ़ावा दिया था। बाबर ने बढ़ावा दिया था, बढ़ावा दिया, यानी कि इसको काफी माना। और इसके जो प्रमुख संत थे बाबर के समय में, शेख उबैदुल्ला, उनको वो मानता था, उनके पास जाता था, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी उनकी। बाकी इसी सिलसिले के एक और भी हैं काफी ज्यादा, वो है आपके, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कट्टरपंथी आगे जाकर के बन गया, स्टार्टिंग में नहीं था। और इसी का एक था, आपका नाम सुना होगा, जिसको जहांगीर ने जेल में डाल दिया था, शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी, यह अकबर का बहुत बड़ा आलोचक, अकबर की उदार नीतियों का विरोधी, इतना आलोचक के क्या कहा जाए कि एक दिन फिर जहांगीर के समय में जब इसने बहुत ज्यादा परेशान किया तो जहांगीर ने इसको उठा करके जेल में डाल दिया, क्योंकि यह चाहता था कि यहां पर हिंदुस्तान में इस्लाम की परंपरा को स्थापित किया जाए। वहदत उल वजूद की परंपरा, एक तरीके से जिसे हम क्या कहते हैं, दारुल इस्लाम में बदलना। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है दारुल हर्ब और एक होता है दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं, और दारुल इस्लाम में जहां केवल इस्लामिक परंपरा का पालन किया जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट था। ठीक है ना। सत्तारी, शेख अब्दुल्ला सत्तारी इसके बाद आते हैं। ये भी काफी बड़े संत हैं, सारी चीजें हैं। और इसमें इन्होंने खुद कहा कि अगर किसी को ईश्वर से, खुदा से मिलना है और उसे प्राप्त करना है तो वो मेरे पास आ सकता है। यानी कि इन्होंने कहा कि मेरे पास आइए, मैं खुदा से, ईश्वर से आपको मिलवाऊंगा, मैं मिलवाऊंगा उनसे। और ध्यान रखिएगा, ये सत्तारी लोग जो हैं ये योग में विश्वास करते हैं, योग में विश्वास, ये ध्यान रखिएगा। तो ये योग में विश्वास करते हैं। फिरदौसी की कोई खास बात है नहीं। सोहरावर्दी जो हैं और चिश्ती, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। चिश्ती बहुत ही उदार हैं, ये सूफी हैं प्रॉपर तरीके से, ये योग में विश्वास करते हैं, ये आपके खानकाह में विश्वास करते हैं, ये फना होने में विश्वास करते हैं, ठीक ना। और जब शाम को संगीत की परंपरा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संगीत की परंपरा को, इस्लाम में संगीत की परंपरा, चलो मजमा लगाएंगे, ठीक ना, सारी चीजें करेंगे, उस तरह की सारी चीजों को लेकर के ये लोग करते हैं। यानी कि ये संगीत में विश्वास है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सामाजिक समानता की बात करते हैं, भेदभाव को दूर करने की बात करते हैं, मानव सेवा की बात करते हैं, रूढ़िवाद का विरोध करते हैं, योग हठ योग की परंपरा को मानने की कोशिश करते हैं। यानी कि इनमें भारतीय परंपरा और सूफी परंपरा, इस्लामिक परंपरा सभी का समावेश है। और यही वजह है कि चिश्ती सिलसिले के सबसे ज्यादा संत हुए, जिनमें देखेंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे बख्तियार काकी हैं, हमीउद्दीन नागौरी हैं, फरीदुद्दीन गंज शकर हैं जिन्हें बाबा फरीद कहते हैं, ठीक ना। शेख सलीम चिश्ती हैं, सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी वाले हैं, ठीक ना। निजामुद्दीन औलिया हैं, मोहम्मद गेसू दराज हैं। ऐसे बहुत सारे
लोग हैं जो इनकी परंपरा में विश्वास करते हैं, और इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने का मौका मिला, क्योंकि लोगों ने इनकी उदार प्रवृत्ति की वजह से, सज्जनता की वजह से इसको अपनाया। और ये किसी रुपए पैसे में, किसी के दान दक्षिणा में लेते हैं और लोगों को बांट देते हैं। बाकी इनको रुपए पैसे का, पद प्रतिष्ठा का कोई लालच नहीं है। जबकि इसी के जस्ट उल्टे हैं आपके सोहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, जस्ट उल्टे। ये क्या करते हैं कि ये सब चीजें वो सब मानते तो हैं, सब कुछ है, लेकिन ये शासकों के साथ मिल करके दान दक्षिणा की परंपरा में विश्वास करते हैं। यानी कि ये शासकों के संपर्क में रहते हैं, दान दक्षिणा सुख सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं की वजह से। जबकि ये बिल्कुल फकीर संत हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, 2 वक्त का भोजन मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन इनको दान भी चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए, महल भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, पद भी चाहिए। कहने को अपने आप को मानते हैं कि हम सूफी संत हैं, संत नहीं हैं, बल्कि ये उनके साथ रह करके सुविधाओं का भोग करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था, अगर आपने नाम सुना हो तो, बहाउद्दीन जकरिया का। इल्तुतमिश ने इन्हें अपना मुख्य काजी नियुक्त किया था और शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम की उपाधि। यानी कि इनका संपर्क किसके साथ था? इल्तुतमिश के साथ। तो सोचिए, अगर आप एक एक 2-2 लाइनें इनके बारे में लिखेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। हाँ, बाकी पढ़ना है तो प्री के लिए है, तो प्री के लिए इसके अंदर फिर तो कितनी पढ़ते जाइए, कौन कौन से किस किस सूफी संत को क्या क्या उपाधि मिली, उसने कौन कौन सी किताब लिखी, किस किस शासक ने उसको क्या क्या माना, कौन के शासक किस किस सूफी संत को मानता था, ये सारी चीजें वो तो फिर प्री के लिए अलग चीज है। और ये क्लास जो है मैं प्री के लिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये डिस्कस कर रहा हूं जीएस और ऑप्शनल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए। तो उतनी चीजों को समझने की कोशिश करिए। सोचिए, सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, और इतना मैंने डिस्कस कर दिया है, मोर देन एनफ। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए सूफी परंपरा के बारे में, फिर भारत में सूफी सिलसिलों के बारे में, फिर उनके अंदर की एक एक 2-2 लाइन में उनकी विशेषताएं स्पष्ट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर है? और इसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज 10 अगस्त शाम को 6 बजे अर्जुन बैच जीएस का स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी के साथ में। अर्जुन बैच पॉलिटी के साथ में ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच की टारगेट क्या है? लक्ष्य 2025। अब बात आती है कि इसमें अभी नहीं तो कभी नहीं क्यों लिखा हुआ है, उसके पीछे रीजन है बेटा। अभी नहीं तो कभी नहीं का मतलब है कि अगर आप 2025 का बैच में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके बाद अब जो भी तैयारी करेंगे, ये लास्ट समय है जिसमें आप प्री और मेंस दोनों चीजों को कवर कर सकते हो। अन्यथा उसके बाद फिर दोनों कवर नहीं कर पाओगे, फिर प्री पर फोकस रह जाएगा आपका सिर्फ। मेंस का जब कुछ तैयार नहीं हो पाएगा, समय नहीं मिलेगा, तो मेंस होगा कैसे? इसीलिए इसको कहा गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इसके बाद 2025 नहीं, फिर 2026 का हमको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। अब आप खुद सोच लीजिए, क्या आप 2026-2027 तक वेट करेंगे? तो फिर तुरंत इस बैच को ज्वाइन करिए। 10 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे, ये ध्यान रखना। और इसमें एम के लाइव कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको मेरा गाइडेंस और मेरे सानिध्य में पढ़ना है और डिस्काउंट भी चाहिए, तो इस कोड को लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले लीजिए। 27,999 है, लेकिन इससे कम में भी आपका एडमिशन हो जाएगा इस कोड के साथ में। तो जल्दी कीजिए। और इस बैच की खास बात और भी है, एक नहीं बल्कि 2 से 3 है। एक, ये बैच आपको बिल्कुल फ्री हो सकता है अगर 2025 का प्री क्वालिफाई कर लेंगे और मेरा कोड यूज करते हैं, तो मेरी यह जिम्मेदारी हो जाएगी कि मैं आपको प्री पास करवाऊं।
मेरे साथ जुड़िए, प्री पास करिए और इस बैच को टोटल फ्री ले लीजिए। मेहनत कीजिए, डबल फायदा है। एग्जाम का सिलेक्शन भी होगा, एग्जाम क्वालिफाई भी होगा, फीस भी वापस मिल जाएगी। और दूसरा, अगर बाई चांस कुछ भी होता है तो इसकी 1 साल की वैलिडिटी और भी है, यानी कि अभी जितनी वैलिडिटी है उससे 1 साल वैलिडिटी और बढ़ जाएगी। इसमें बुक्स, पर्सनल मेंटरशिप, ठीक ना, आपका टेस्ट सीरीज, ये सब तो इंक्लूड है ही है इसमें। 18 किताबों का सेट वगैरह सब कुछ है। तो बेटा जल्दी कीजिए, जीएस और जीएस का फाउंडेशन एडवांस बैच इसको तैयार कीजिए, ठीक है ना। बाकी किसी तरह की कोई बात हो तो एम के लाइव कोड लगाना भूलना मत। अगर चाहते हैं कि मनोज सर के साथ रह करके तैयारी करें और सफल हों तो फिर इसको आप कोड लगाइए और यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।